इसके 4 निकल जाते हैं। तो देखो जलोढ़ मृदाएं और पार्श्व मृदाएं, ये भारतवर्ष में जलोढ़ मृदाएं का लगभग तापक्रम 3 वर्ग मील होता रखे हैं। ठीक, नई जलोढ़ मृदा लाल लाइट जल जाएगा। पार्श्व मृदाएं कहते हैं भारतवर्ष में इस प्रकार की बहुत कम मृदाएं पाई जाती हैं जो हिमालय पर्वत के जंगली दक्षिणी भारतवर्ष में कुछ जंगलों में इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। अब पीएच की परिभाषा तो अभी हमने बताया था, पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के आधार का लघुगणक होता है। इससे कहते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आता हमारा काली मृदाएं किसे कहते हैं। मृदाओं का क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग मील है जो दक्षिण भारत के दक्षिणी आधे महाराष्ट्र ढक्कन का पठार में पाया जाता है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग करेंगे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मृदा के 2 भौतिक गुण तो क्या बताओगे, कणाकार संरचना, सुगठते, ठीक, सांद्रता, गड़ापन, ये आपको सभी के तब। अब घोल क्या होता है, मृदा एक सार्वभौम प्राकृतिक घोल जिसमें पदार्थ कुछ ना कुछ अंश घुल जाते हैं। NaCl KCl होता है। आएगा एल्गी किसे कहते हैं। मृदा एल्गी का मतलब होता है कि तुमने देखा होगा जब पानी भरे उसमें काई जम जाती है, उसी एल्गी कहते हैं। मृदा एल्गी सूक्ष्मदर्शी क्लोरोफिल जीव होते हैं जो एक कोश की फिलामेंट के रूप में कॉलोनी में पाए जाते हैं। जैसे नीली हरी एल्गी, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, हरी एल्गी, पीली एल्गी आदि होते हैं। अगला क्वेश्चन है सोइल टेस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोइल टेस्टर, अच्छा सोइल टेस्टर क्या होता है। सोइल टेस्टर का मतलब होता है कि मृदा में सैंड सिल्ट क्ले, क्या बोला, मृदा में सैंड सिल्ट क्ले किस अनुपात में पाए जाते हैं। मृदा में सैंड सिल्ट क्ले किस अनुपात में पाए जाते हैं तो सोइल टेस्टर बोलते हैं। और मतलब मृदा कणाकार और मृदा संरचना, मृदा में सैंड सिल्ट क्ले को एक व्यवस्थित ढंग से करने की क्रिया को क्या कहते हैं, मृदा संरचना कहते हैं। तो मृदा कण खनिज विभिन्न आकार के होते हैं जो बालू सिल्ट क्ले, मतलब सैंड सिल्ट क्ले बोला ना हमने, अपेक्षिक आकार कणों का मृदा कणाकार महीनता और रुद्धता को निर्देशित करते हैं। मृदा के विभिन्न वर्ग कणों को अपेक्षिक अनुपात को ही क्या कहते हैं हम लोग, मृदा कणाकार कहते हैं। मृदा रंग अप्रत्यक्ष रूप से मृदा ताप नमी को प्रभावित करके पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक, मृदाओं का तापक्रम प्रयोगात्मक रूप से मृदा में सभी रंग पाए जाते हैं जो सफ़ेद रंग, लाल, बादामी, पीला, हरा होता है। अब आता हमारा कंपोनेंट ऑफ सोइल, तो बता चुके हैं कंपोनेंट ऑफ सोइल, नहीं इतना इम्पोर्टेंट। नाइट्रोजन स्थिरीकरण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चूंकि हम जानते हैं वायुमंडल में 78 से 79% मात्रा में जल पाया जाता, नाइट्रोजन पाई जाती है और जिसके आधार पर 75% होती है। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है से वायुमंडलीय तत्व नाइट्रोजन मृदा स्थायी कार्बनिक और अकार्बनिक नाइट्रोजन युग्म। तो हमने बोला था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड की फिर से नाइट्रोजन से क्रिया कराने पर नाइट्रोजन पराऑक्साइड बनती है। नाइट्रोजन पराऑक्साइड की फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड और जल के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक, काली कपास और रेंगूर, तो काली कपास कहते हैं भारतीय मृदाओं का दूसरा सबसे प्रमुख है। इसका क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग मील होता है। दक्षिण भारत में दक्षिण आधे भाग ढक्कन के पठार में पाए जाते हैं। ये गहरी काली मृदा होती हैं, हल्की काली मृदा होते हैं, रेंगूर क्षेत्र में होने वाली नदियों घाटियों में होती हैं। अगला क्वेश्चन है बिलियन। अब इंपॉर्टेंट भी परिभाषा यहाँ से, बिलियन क्या है, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजाइगस मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं। समझो, विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, विलेय और विलायक के, मतलब विलेय मतलब रखे विलायक जिसमें घुलता है और विलेय मतलब क्या होता है क्या, घुलने वाला। सोल्यूट मतलब होता है क्या, विलेय, और सॉल्वेंट मतलब होता है विलायक। तो क्या होता है होमोजाइगस मतलब समांगी मिश्रण। विलेय और विलायक के क्या होता है समांगी मिश्रण को कहते हैं विलियन कहते हैं। विलेय क्या होता है, एक घोल में घुले हुए सोल्यूट कहलाते हैं, एक घोल में मतलब एक ही घोल। और सॉल्वेंट किसे कहते हैं, पदार्थ जिसमें विलेय घुलता है, विलेय क्या होता है, घुलता है। यौगिक क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित पदार्थ अनुपात में मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, जल बनता है। मिश्रण क्या होता है, जब ये 2 से अधिक पदार्थ क्या किसी भी अनुपात में मिलता है, जैसे हम लोग शरबत बनाना है, चीनी और पानी का रेशो किसी भी अनुपात में हम रख सकते हैं रखिए। अगला है अग्नेय चट्टानों का वर्णन करिए। इस प्रकार की रॉक्स पृथ्वी के भीतर वाले भाग, मेग्मा, लार्वा, राख इत्यादि के ठोस के रूप में परिवर्तित होती हैं।
और मृदा के ऊपरी धरातल का लगभग 90 से 95% होती हैं। ठीक, अग्नेय चट्टानें के प्रमुख उसमें ग्रेनाइट हो गया। ग्रेनाइट हल्के रंग की होती है, ऊपर फेल्सपार खनिज पदार्थ रंग के कारण बदला जाता है। ग्रेवो बेसाल्ट कायांतित चट्टान किसे कहते हैं? तो इग्नियस और सेडिमेंट्री मतलब आग्नेय और पाताली चट्टानों के निर्माण से क्या किसका कायांतित चट्टान का निर्माण होता है? इसे मेटाफॉर्मिक रॉक्स कहते हैं। ये पृथ्वी के सबसे निचले ताप दबाव के कारण परिवर्तित होती हैं। ये अधिक गर्मी और दबाव के कारण बनती हैं। ये संगमरमर हो गया, सिलेट हो गया। संगमरमर सफ़ेद और धूसर रंग के होते हैं। केवल कैल्साइट खनिज पाया जाता है जो ताजमहल के लिए बहुत प्रयोग हुआ रहता है। क्वार्टाइज क्या होता है? अधिक दाब और ताप के कारण बलुआ पत्थर से क्वार्टाइज कन्वर्ट। किसके कारण? बलुआ पत्थर से क्वार्टाइज। मृदा घनत्व सोल डेंसिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के मास को उस पदार्थ का सोल डेंसिटी कहते हैं। क्या बोला? किसी पदार्थ के इकाई आयतन के उस पदार्थ को घनत्व कहते हैं जो कुल सहित और समान आयतन वाले अनुपात को क्या कुल अनुपात की मास और समान आयतन वालों के मास मतलब द्रव्यमान के अनुपात को ही क्या कहते हैं? सोल स्पेसिफिक डेंसिटी कहते हैं। अगला है हमारा मृदा रंध्राकाश किसे कहते हैं? मृदा में प्राथमिक और द्वितीयक कणों की उपस्थिति के विवरण से विभिन्न प्रकार की संरचना दिखा अंतर्वर्ती स्थानों को रंध्राकाश कहते हैं। ठीक, उसके बाद है रंध्राकाश का महत्व लिखिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग आगे आ जाओ। निच्छालन और निक्षेपण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, पेज नंबर 20 है। अच्छा सॉरी, निच्छालन और निक्षेपण। तो इल्यूविएशन और इल्यूविएशन हमने बताया, जब वर्षा का जल पृथ्वी के इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जब वर्षा का जल पृथ्वी के ऊपरी सतह पर अनेक पदार्थ को अपने घुलाकर निच्छालन क्रिया के द्वारा पृथ्वी के निचली सतह पर चला जाता है, तो उससे निच्छालन कहते हैं। इल्यूविएशन EAX मतलब आउट होना होता रखे, वाशिंग इन होता रखे, वाशिंग आउट। ठीक ठीक, और समझ गए? अब इल्यूविएशन समझो। जब निच्छालन के ऊपरी सतह पर घुलनशील बालू पत्थर के कण रासायनिक जैव क्रिया के द्वारा भूमि के निचले संस्तरों में चले जाता है, उसे वाशिंग इन कहते हैं। ई वाला मतलब वाशिंग आउट और आई वाला वाशिंग इन होता है। ह्यूमस को परिभाषित कीजिए। और अगला क्वेश्चन है, हाँ, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात बताइए। मृदा में उपस्थित कार्बन और नाइट्रोजन की संपूर्ण मात्रा में जो अनुपात प्राप्त होता है उसे कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहते हैं। क्या बोला? मृदा में उपस्थित कार्बन और नाइट्रोजन की संपूर्ण मात्राओं में जो अनुपात होता है उसे कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहते हैं। अगला हमारा है क्या? विनाइटीकरण क्या लिखी है? ये बता चुके आपको विनाइटीकरण। ठीक, उसके बाद हमारा है अमोनीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। आगे 50 नंबर क्वेश्चन। इस क्रिया के दौरान प्रोटीन और अन्य जटिल नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक एंजाइम क्रिया के द्वारा अमीनो अम्ल के में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया संपूर्ण जीवाणुओं के द्वारा संचालित होती है। क्या बोला? इस क्रिया के दौरान प्रोटीन और अन्य जटिल नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक एंजाइम क्रिया के द्वारा अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया पूर्ण रूप से जीवाणुओं के द्वारा संचालित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है लेटराइटीकरण, लेटराइजेशन। लेटराइट एक क्या है? हमारा लैटिन भाषा का शब्द होता रखे है जो ये मृदाएँ कर्नाटक, केरल के पूर्वी घाट, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। ठीक, उसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में किए। विलियमसन के अनुसार सहजीवी और असहजीवी नाइट्रोजन होते रखे हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो इम्पोर्टेंट उसी को बताएंगे। एक बार आप लोग नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण को अच्छे रिएक्शंस कर लेना, क्योंकि पेपर में रिएक्शन आ सकती हैं। फिर आप लोग को सर आपने कराया नहीं था। अब आता है क्यूओलाइट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देख लो। मृदा कोलाइड वाला वर्गीकरण जो है, मृदा दोनों प्रकार के कोलाइडों, आगे पलटो, पदार्थों कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक विषमान मिश्रण है। ठीक, मृदा कोलाइड अकार्बनिक और कार्बनिक होते हैं। अब क्यूओलाइट, मॉन्टमोरियोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूओलाइट आएगा, क्यूओलाइट का अनुपात 1:1 होता है। इन मृतिकाओं में केलास यौगिकों का स्तर चतुष्फलकी होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकी होता है। इसका अनुपात कैसा होता है? 1:1 होता है।
तो आपको एक डायग्राम जरूर बनाना है, आपको समझ लो ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है, डायग्राम के ही नंबर ए वाले मिलेंगे। कोई कठिन नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ही वैल्यू देखनी है आपको और एक चीज़ देखनी है। 7वां सन्निकट, आगे खोलो 57 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। सभी वर्गीकरण के दोष को दूर करते हैं अमेरिकी वैज्ञानिक ने मृदा वर्गीकरण की एक नई पद्धति को विकसित किया जो प्रमुख रूप से इनकी 2 विशेषताएं हैं। वर्गीकरण मृदाओं के क्षेत्रीय दशाओं के मापन योग्य गुणों पर आधारित है, अतः किसी दी गई मृदाओं के किसी वर्गीकरण के स्थान में रखते समय विवाद की संभावना कम होती है। वर्गीकरण इकाइयों का नाम अधिकतर लैटिन और ग्रीक मूल है, जो अंग्रेजी आधुनिक भाषा में सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। इस पद्धति को 1959 में 7वां सन्निकट के नाम से जाना जाता है। इसमें गढ़ होता है, मुख्य रूप से मृदा के आकारिकी के आधारित है, परंतु मृदा उत्पत्ति एक प्रमुख सन्निहित कारक है। इस गढ़ के अंतर्गत सम्मिलित मृदाएं अपनी उत्पत्ति से लगभग समान होती हैं। अब आता है हमारा बृहद समूह, उप समूह। अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन में अभी तो बहुत चीज़ें बाकी हैं, तो उसको भी जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म कर लेंगे। मृदा धनायन क्या होता है? धनायन विनिमय क्षमता, कोलाइड, जटिल वह क्षमता होती है जिसे अधिकतम धनायनों को क्या करते हैं हम लोग अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अगला है जो चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 62 खोलो 62, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मृदा सर्वेक्षण, ये आना ही आना क्वेश्चन है। तो प्राकृतिक वातावरण में मृदा का अध्ययन करके मृदा मानचित्र तैयार करना मृदा सर्वेक्षण कहलाता है। क्या बोला? प्राकृतिक वातावरण में मृदा का अध्ययन करके मृदा मानचित्र तैयार करना मृदा सर्वेक्षण कहलाता है। और मृदा सर्वेक्षण जो होता है हमारा, ये 4 प्रकार का होता है। मृदा सर्वेक्षण हमारा 4 प्रकार का होता है। मृदा सर्वेक्षण वह कड़ी है जो कृषि संबंधी खोजों और खेतों को जोड़ती है। तो खेतों में मृदा की स्थिति का पता लगाने पर विशेष महत्व दिया। आजकल संसार में वायु आधार पर मानचित्र का प्रयोग किया दिखाया जाए। तो मृदा सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? मृदा की उत्पत्ति, परिच्छेदिका का विकास करना होता है, मृदा के गुणों का उत्पादन और निश्चित संबंध स्थापित करने होते हैं, मृदा का नामकरण, उसका वर्गीकरण करना होता है, फसलों और सिंचाई का जल संबंध में अध्ययन करना होता है, मृदा का उपयोग प्रबंध की सहायता से। ठीक। अब कार्य, मृदा प्रोफाइल जैसे खेत में पाई जाती है उसी के रूप में उसका अध्ययन करना होता है, उसकी विशेषताओं का वर्णन करना होता है, किसी विशेष स्थान से मानचित्र का वर्गीकरण होता है। अब टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो विस्तृत सर्वेक्षण, इस प्रकार का सर्वेक्षण उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ का मृदाओं का हम लोग क्या कहते हैं अधिकतम उपयोग करते हैं। मतलब जहाँ पे मृदा तो कम पाई जाती है वहाँ पे सघन खेती करते हैं, तो उस प्रकार की मृदाओं में किसका अध्ययन किया जाता है? विस्तृत सर्वेक्षण का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे स्थानों को बड़े मानचित्र में क्या करता है? दिखाया जाता है। ठीक। अब आता प्रारंभिक सर्वेक्षण, या केवल महत्वपूर्ण बिंदु को दिखाया जाता है। इसमें मतलब खाली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किसमें महत्वपूर्ण बिंदु को दिखाया जाता है। विस्तृत क्षेत्रों के लिए क्या कहता है? कुछ तत्वों को उसमें तो पूरे एक बड़े भाग को दिखाया जाता है, इसमें एक छोटे पॉइंट को दिखाया जाता है। प्रारंभिक विस्तृत सर्वेक्षण में क्या होता है? या दोनों प्रकार का इसमें सर्वेक्षण सम्मिलित किया जाता है। अगला है 2,4-D का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल एसिटिक एसिड होता रखे हैं। ठीक। 2,4-D एक क्या खरपतवार नाशक है। अगला है मृदा अपर्दन, हमने क्या बताया था? प्राकृतिक शक्तियों के प्रमुख रूप से जलवायु द्वारा मृदा के ऊपरी सतह पर बहकर उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकत्रित रहते हैं, उसे मृदा अपर्दन कहते हैं। अपर्दन को प्रभावित किया वाटर इरोजन करेगा। अब यहाँ से वाटर इरोजन आ सकता, ड्रिप इरोजन आ सकता, तो समझो बृहस्पति रहित मृदा जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो मृदा कणों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्या होती हैं? अलग हो जाते हैं और जो जल के बहाव के साथ एक स्थान से चली जाती हैं। ये भी बूंद इरोजन, ये परत इरोजन समझा। जब वर्षा की बूंदें ऊपर से गिरती हैं तो झटके साथ उछलकर दूर फेंक जाती हैं, तो इससे क्या होता है? जल अपर्दन, बूंद अपर्दन। मतलब यहाँ पे बूंद गिरेगी तो देखना बिखर जाएगी। रिल, अब यहाँ से सीट इरोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? मृदा के ऊपरी सतह की पर सतह को तेज बहाव के दौरान, सीट मतलब होता है कि ये मृदा पाई जाती है उसकी ऊपरी सतह को बहाकर ले जाएगी। और अब आ गया रील। रील का मतलब वर्षा का जल खेत में ढाल के तरफ बहने लगता है तो छोटी छोटी पतली पतली क्या होती है? उंगली की तरह नालियाँ बन जाती है, तुमने देखा होगा खेतों में, तो उससे कहता है रील इरोजन। अब गिल्ली क्या होती है? जब ढालों पर तेजी के बहाव के साथ
बहता है तो नालियाँ अधिक चौड़ी हो जाती। तुमने देखा होगा नदी किनारे जब पानी कहीं से आता है तो पूरा नाले नाले बन जाते बड़े बड़े, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक गुली, गुली मतलब छोटी छोटी नालियाँ बनेंगी, गुली मतलब छोटी छोटी। और सरित में क्या हो जाएगा रखे, वे नदियाँ सरिताएँ से बहती हैं जो किनारे मृदा का लगातार काटती रहती है। वर्षा के अधिक समय पर क्या होती रहा कि तीव्र मतलब पूरा पूरा क्या होता है नाले की तरीके की बन जाती है। भूस्खलन है पहाड़ों पर, तुमने देखा हो केदारनाथ में जब परिले आई थी तो पूरा का पूरा पहाड़ क्या होता है, ढह जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है। तो इसके टाइप हिमानी का मतलब तरह के जब कोई हिम मतलब बर्फ़ का टुकड़ा कोई पिघल जाता है। तुमने देखो जम्मू कश्मीर या उधर जाओगे क्योंकि बर्फ़ का गोला पिघल गया, अब ये रास्ता बंद हो गया कुछ दिन के लिए, तो इसे हिम इरोजन कहते हैं। ठीक, तो इसके सभी जल इरोजन के सभी टाइप आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन आता है। प्रभावित करने वाले कारक भी आते हैं, तो आपको ये वाली इक्वेशन पता होनी चाहिए कि E बराबर एफ ब्रैकेट में CTS/VH, क्या बोलोगे, E बराबर एफ CT/VH। E क्या होता है, सोयल इरोजन मतलब जल अपर्दन होता है, और C मतलब क्लाइमेट होता है, S मतलब सोयल प्रॉपर्टीज होते हैं, H मतलब ह्यूमन फैक्टर होता है, T मतलब फैक्टर होता है मतलब कारक, और F मतलब कारक होता है, T मतलब टोपोग्राफी, V मतलब वेजिटेशन। इसका मतलब भी समझाएंगे।